जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, संस्कृत स्कॉलर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉट ओआरजी उनकी वेबसाइट है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अमर जी, जय हिंद। पीवीआर जी, अब ये साल भी इसका अंत होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है और बहुत सारी जो ज्योतिष भविष्यवाणियाँ होती है अगले साल को लेकर की जा रही है। 2025 को लेकर भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सटीक साबित हुई जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो 2026 के जो ट्रांजिशन ईयर है, एक डिसरप्टिव और इस तरह का या रप्चर ईयर किस तरह का अगला वर्ष होने वाला है? इन जनरल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 2020 से लेकर 2036 का जो वक्त है, ये बहुत ही डिसरप्टिव है। ये ऐसा वक्त है जो हज़ार साल में एक बार आता है, जब जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम जो था, वो नहीं रहेगा, टूट जाएगा और नया इक्विलिब्रियम खड़ा खड़ा दिया जाएगा। और इस पीरियड में 2023, 2024 थोड़े स्टेबिलिटी के साल थे और 2025 जो अभी अंत होने वाला है और 2026 जो शुरू होने वाला है, ये ट्रांजिशन के साल हैं। ये भी बहुत ही टेंस और chaotic लगेंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन साल है ऐसे ऐसे फेज़ में जो बहुत ही बुरा फेज़ है। इसलिए ये ट्रांजिशन मैं उसे ट्रांजिशन बोलूँगा मगर 2027, 2028, 2029 जो आने वाले हैं, उनसे कंपेयर करेंगे तो ये रिलेटिवली स्टेबल पीरियड्स हैं 2025 और 2026 मगर नॉर्मल अगर आप नॉर्मल आउटलुक से देखेंगे तो ये बहुत ही डिसरप्टिव टाइम पीरियड रहेगा या बहुत ही chaotic टाइम पीरियड रहेगा। ऐसी ऐसी बातें होंगी जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे chaotic थिंग्स होंगे और हुए थे 2025 में हुए थे और 2026 में और भी होने वाले हैं। मगर ये जो दो साल है 2025 और 2026 ये आर दे आर रिलेटिवली नॉर्मल अगर 2027, 2028 से कंपेयर करेंगे तो। जी। अब अगर हम एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ था और नया वर्ल्ड ऑर्डर हम बनते हुए देख रहे हैं। तो जो 2026 है, क्या उसमें वो पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम कंप्लीटली बदलते हुए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर, जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात काफी समय से होती है, क्या उसके सिग्नल्स मिलेंगे? क्या हम उसमें जो पावर है उसको बदलते हुए देखेंगे? कुछ नए सिग्नल्स ज़रूर मिलेंगे आने वाले साल में। थोड़ा रिस्टेबलाइज़ेशन और जो भी इक्विलिब्रियम था दुनिया के सारे देशों के बीच में, वो नया इक्विलिब्रियम खड़ा होते दिखेगा मगर डोंट गेट कैरिड अवे। जो भी इस वक्त में होता है 2025 में, 2026 में, 2027 में होता है, वो टेम्पररी रहेगा, वो टिकेगा नहीं। 2030 आने तक हमें पता लगेगा कि कौन किसके साथ है और जो ऊपर है, जो नीचे है और 2030 के बाद जो महायुद्ध होगा 2030, 2031 में, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन आने वाली दुनिया को लीड करेगा और कौन बेसिकली फॉलो करेगा, कौन नीचे नीचे रहेगा, कौन ऊपर रहेगा। ये सब 2030 के बाद बहुत बदलने वाला है। मगर कुछ साइंस देखने को मिलेंगे कि जो जो देश डोमिनेट करेंगे, जो देश बेसिकली पीछे हटेंगे, कुछ साइंस मिलेंगे। मगर जैसे मैंने कहा है, उन साइंस को लेके बहुत ओवर रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है, ये इवॉल्व होता रहेगा आने वाले कुछ सालों तक, मगर कुछ साइंस तो ज़रूर मिलेंगे। जी। हम अब बात होते हुए अक्सर देखते हैं जब भी जियोपॉलिटिकल हम डिस्कशंस देखते हैं तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और इस तरह की बात होती है, मल्टीप्लेक्सिटीज की भी बात हो रही है, मल्टीपोलैरिटी से भी आगे बढ़कर तो दुनिया किस तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है? क्या मल्टीपोलैरिटी मल्टीप्लेक्सिटी की जो बात होती है वो जियोपॉलिटिकल टर्म में, या फिर ये कोई नया एक्सेस डोमिनेट करेगा? जैसे हम देख रहे हैं जो यूएसएनएसएस है उसमें हालाँकि वो अनरिलीज़्ड वो पार्ट है जिसमें कोर 5 की बात हो रही है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है?
मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2, 3, 4 सालों में एक एक्सिस नहीं, मगर बहुत सारे डिफरेंट एक्सिस बेसिकली बनाए जाएँगे। और एक बात म मन में रखना चाहिए, जो भी बेसिकली कोएलिशंस को बनाते हैं ये अग्रदेश, ये उनके इंटरेस्ट में रहता है। जो भी वो करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करते जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए जो भी ये C5 या कोड 5 की बात हो रहे है, क्वाड की बात रही पिछले सालों में और ब्रिक्स या रिक, ये जो भी कोएलिशंस हैं, इनमें कुछ न कुछ स्वार्थी इंटरेस्ट रहेंगे। कुछ चाइना के स्वार्थी इंटरेस्ट रहेंगे, कुछ यूएस के स्वार्थी इंटरेस्ट रहेंगे, मगर भारत को किसी को रूल आउट नहीं करना चाहिए और मेरा 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 मानना यह है कि भारत वेरी बैलेंस पोज़ीशन ले लेगा और जो भी कोएलिशंस बनने बनने वाले हैं, भारत उन सारे कोएलिशंस में मौजूद होगा। भारत यूएस के साथ भी दोस्ती बढ़ाते रहेगा और चीन के साथ जो दोस्ती है उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उसे भी बढ़ाते रहेगा और ऑफ़ कोर्स जब रूस की बात रही तो रूस से जो दोस्ती है वो पिछले ज़माने की है इसलिए उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत, इज़राइल, यूएस, यूरोपियन यूनियन, रूस और चीन सबके साथ और ऑस्ट्रेलिया, जापान सबके साथ भारत की दोस्ती बनी रहेगी। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे कोएलिशंस देखने को मिलेंगे। ये ऐसा इसलिए होगा कि जो अग्रदेश हैं, जिनके बीच इकोनॉमिक वार हो रहा है, चीन और यूएस मेनली, वो अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ ऐसा करने का सोचेंगे और कुछ काउंटर स्ट्राइक्स होंगे। इसलिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। मगर जैसे मैंने पिछले कहा है, ये सब टिकेगा नहीं, ये सब बेसिकली टेम्परेरी है। लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, मगर ओनली 2028, 2029 आने तक हमें पता चलेगा कि कौन किसके साथ है और जो कोएलिशंस कौन से कोएलिशंस बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैं और 2030 तक 30 में जाएँगे और कौन से कोएलिशंस कोलैप्स हो जाएँगे। मगर इस साल में, आने वाले साल में, आने वाले 2-3 सालों में बहुत सारे कोएलिशंस देखने को मिलेंगे और भारत को सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहिए और मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत सारे ऑप्शंस ओपन रखेगा। जी, वो हम भारत की पॉलिसी में देख भी सकते हैं, अभी वो नज़र आता है। लेकिन अगर हम ग्रह नक्षत्र की बात और करें कहूँगा, एक बात और जी, कहूँगा, आपने जी, बात की मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जी। मुझे ऐसा लगता है 2030 के बाद जो तो दुनिया हमें देखने को मिलेगा, वो मल्टीपोलर रहेगा मगर क्लियरली डोमिनेटेड बाय भारत। भारत क्लियरली डोमिनेट करेगा मगर इस तरह नहीं जैसे रूस और यूएस ने डोमिनेट किए थे हाँ, पिछले दशाब्दों में और रिसेंटली चीन और यूएस ने डोमिनेट किया था। जी, उनका डोमिनेशन का स्ट्रैटेजी है दूसरे देशों में दूसरे देशों पे उनका बेसिकली उनको उनको अपने काबू में रखना, जो भी वो करना चाहते हैं, वो दूसरे देशों को उनको इस्तेमाल करके कराना, वो बेसिकली वो राक्षसी तरीका है। जो भी सी एक देवों का तरीका है, एक राक्षसों का तरीका है। एक सनातन धर्म का और तरीका है, एक असुर मॉडर्न वर्ल्ड का तरीका है। वो असुरों वाली उनकी नीति है। असुर 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 पद्धति है और जो देवताओं की पद्धति है, उसमें आप डोमिनेट करते हैं इसलिए नहीं कि आपके साथ बहुत सारा बल है, शक्ति है, मगर आप जो कहते हैं वो धार्मिक है, आप जो कहते हैं वो नेचुरल है, इसलिए लोग मानेंगे। सो इसलिए आने वाले दशाब्द में भारत लीड करेगा दुनिया को और थोड़ा-सा धार्मिक वे ऑफ थिंकिंग, बैलेंस्ड वे ऑफ थिंकिंग दुनिया हुँ, में जमेगा उस तरह। वो डिफरेंट तरह का मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा, मगर इस ट्रांज़िशन पीरियड में देयर विल बी एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एट मल्टीपोलैरिटी कुछ भी नहीं टिकेगा मगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उसके हाँ, चलते हम देखते हैं कि कई सारे जो महाशक्तियाँ हैं वो भारत को
डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंज भी करते हैं, जिसमें यूएस और चाइना दोनों ही शामिल हैं। हाँ, तो ऐसे में आने वाले समय में जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो क्या बताते हैं कि भारत को इन शक्तियों से किस तरह का रेजिस्टेंस आगे झेलने के लिए मिलेगा, ओपन या कोवर्ट फॉर्म में? हाँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो भारत भारत का जो चढ़ाव है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। भारत डेस्टाइन्ड टू बेसिकली बिकम ए सुपर पावर इन 2030s। सो इसलिए भारत का जो इकॉनमी है, वो आगे बढ़ते जाएगा। भारत के जो काबिल नेता हैं, ऑफ कोर्स भारत के पास ऐसे नेता भी हैं जो काबिल नहीं हैं, जो स्वार्थी हैं, मगर जो भी भारत को अभी लीड करते हैं, कुछ ऐसे नेताएं हैं जो बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही निस्वार्थ हैं, और वो बेसिकली ये उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर करने की कोशिश तो जारी रहेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, भारत अभी अष्टम राहु से गुजर रहा है। भारत की कुंडली में राहु कुंभ में है, और कुंभ अष्टम राशि है भारत के चंद्रमा से। इसलिए अष्टम राहु बहुत ही डेंजरस पीरियड होता है। राहु फॉरेन पावर्स को दिखाता है, और षड्यंत्रों को बेसिकली जो चुपके-चुपके करते हैं, उस तरह के षड्यंत्रों को दिखाता है राहु। और अष्टम राहु जब आपकी कुंडली में होता है, तब दूसरे देश आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगे, और मोदी जी को हटा के और कोई निकम्मे नेता को प्राइम मिनिस्टर बना के भारत को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रहेगी। और भारत में ऐसे नैरेटिव फैलाए जाएंगे कि भारत का लीडरशिप भारत को फेल कर रहा है, भारत आगे नहीं बढ़ रहा है मगर नीचे गिर रहा है, और भारत जो भी यूएस कहता है, जो भी ट्रम्प कहता है, वो एक सामंत राज्य बन के ट्रम्प की आज्ञाओं का पालन करता है। ये सारे नैरेटिव फैलाए जाएंगे, और वो सब कोशिश करेंगे, ट्राई एवरीथिंग, देखेंगे कि कौन स्टिक करेगा। और कुछ लोग भारत के अंदर जो नेताएं हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, जो मीडिया है उसको इस्तेमाल करेंगे, जो पावरफुल इंडस्ट्री हाउसेस हैं उनको ब्लैकमेल करके उनको उनका इस्तेमाल करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, अष्टम राहु तो कुछ महीनों से चल रहा है, मगर जो पीक आने वाला है वो अभी आया नहीं, वो आने वाला है। क्योंकि अभी राहु लगभग 20 डिग्री पे है कुंभ राशि में, और वो 20 से 10 तक, 10 से 0 तक जाएगा, वो पीछे जाएगा। और भारत की कुंडली में मंगल ग्रह जो है, वो मारक ग्रह है, वो सप्तम का अधिपति है, और वो द्वितीय स्थान में है, इसलिए वो मारक है। और वो मिथुन राशि में वो लगभग 8 डिग्री के करीब है, और 20 डिग्री से 8 डिग्री तक जो एस्पेक्ट, जो दृष्टि होता है, वो वीक दृष्टि है। मगर जब राहु 20 से 8 को आ जाता है, तब उनका दृष्टि मंगल पे 100% हो जाता है। वो डेंजरस टाइम है, वो आएगा लगभग मई जून जुलाई में। जून जून पीक है, मगर मई जून जुलाई वो पीरियड बहुत ही डेंजरस पीरियड है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 2026 की बात कर रहे हैं। हाँ, 2026 की बात कर रहा ओके। हूँ। आने वाले अभी 20 डिग्रीज़ पे है, और जून में वो 8 डिग्री तक आ जाएगा। और तो किस तरह की स्थिति होगी उस पीरियड में? जो भी मैंने अभी बोला है, जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे जाएँगे, अंदर के एक्टर्स को का इस्तेमाल करके, और मीडिया का, इंडस्ट्रियल हाउसेस का, नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव फैला के भारत में कुछ बेसिकली ज ज लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा करने की कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भारत नीचे जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। और आल्सो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा के उन्हें निकाल के और कुछ नेता को खड़ा करने की कोशिश। ये सब मैं जो बात कर रहा हूँ, हमें हमें देखने को मिले थे। इस तरह के प्रयत्न पिछले कुछ महीनों में हमने देखे थे, मगर ये पीक नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मई, जून, जुलाई के वक़्त पे ये शायद पीक कर सकता है। इसलिए भारत के गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को बहुत ही अप्रमत्त होना पड़ेगा, और होशियारी से जो भी लोग अगर कोई आके आप पे चाकू चलाएगा तो आप फाइट कर सकते हैं, मगर पीछे से भौंकता है तो क्या क्या करेंगे? ये ये जो ये जो
नैरेटिव फैलाने की कोशिश और ये जो षड्यंत्र मैंने बताया था, ये पीछे-पीछे से किए जाएँगे, ये देखने को नहीं मिलेंगे, छुप-छुप के करने वाले हैं। इसलिए भारत के गवर्नमेंट को होशियार रह के इसे काबू में रखना चाहिए और जो भी सक्सेस मिली थी इन इन सारे सी आप अगर पिछले महीने को देखेंगे तो जो भी अ, ये एयर ट्रैवल में अ, जो जो हुआ था इंडिगो का जो हुआ था, शायद कुछ और देश उसके उसके पीछे थे क्योंकि ये ऐसा वक़्त है कि दूसरे देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। ये एक षड्यंत्र का एक हिस्सा हो सकता है और जो टेररिस्ट अटैक होने वाले थे जिन्हें फ़ाइल कर सके मगर रेड फोर्ट के आस-पास कुछ कुछ ब्लास्ट हुआ था, वो एक और हिस्सा है और इस तरह के बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं और ये सारा प्रयत्न जून को पीक हो सकता है, इसलिए भारत को अप्रमत्त रहना पड़ेगा आने वाले साल में। कह सकते हैं कि 2026 में भारत को बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ-साथ अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत ने जिस तरह से यूएस और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे, उसमें भारत ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरी तरह से अपनाई है। तो जिस तरह से भारत आगे जा रहा है, इस सब के चलते क्या भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको मेंटेन करेगा या फिर किसी मेजर राइवलरी में आगे आ सकता है क्योंकि कई सारी जो ताकतें हैं, यूएस चाहता है चाइना से भिड़ जाए और चाइना चाहता है कि इधर-उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एंगेज हो जाए। तो क्या इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगा? अब अभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है भारत और यूएस के बीच में को ट्रेड डील देखने को नहीं मिला था। एक अनुकूल वक़्त था पिछला महीना और ये महीना नवंबर-दिसंबर का जो टाइम था वो बहुत ही अनुकूल था, पर कुछ नहीं हो पाया। मगर व इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 2026 अंत होने तक कुछ ये जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं, ये खत्म हो जाएँगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि 2026 सेकंड हाल्फ में इन द वर्स्ट केस कुछ डील बन जाएगा यूएस और भारत के बीच में। और एक बात है जो भी यूएस ये करंटली अलायंस बनाता जा रहा है एशिया में, ये नेचुरल अलायंसेस नहीं है। ये यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। ये यूएस इसलिए कर रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इससे सैटिस्फाई हो पाएँगे, इसलिए यूएस ये कर रहा है, मगर ये टिकेगा नहीं। ये ज़रूर टूट जाएगा और भारत और यूएस के बीच में कुछ समझौता 2026 में ही आ जाएगा। वर्स्ट केस बिफोर अक्टूबर-नवंबर 2026 दैट इज़ द वर्स्ट केस। बट होपफुली अर्लियर और एक बात है चीन और यूएस जी। के बीच में जो भी हम आ, ये कोल्ड वार हम देखते हैं ये दोनों देशों के इंटरेस्ट में है कि वो कुछ समझौता करे और टेम्पररीली बेसिकली अवॉइड ईच कंट्री फ्रॉम एक्सप्लोडिंग मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है चीन और यूएस के बीच में ये टिकेगा नहीं आने वाला साल चीन के लिए बहुत बुरा साल है चीन का जो इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रगल करेगा आने वाले साल में जब इकॉनमी स्ट्रगल करता है तो आप डेस्परेट हो जाते हैं और ये भी मुमकिन है आने वाले साल में कि कुछ प्रोटेस्ट चीन के लीडरशिप के खिलाफ चीन में देखने को मिलेंगे जैसे 1980s में तियाननमेन स्क्वायर पे हुआ था शायद उस डिग्री का नहीं मगर कुछ प्रोटेस्ट जरूर हो सकते हैं ये चीन के लिए बहुत ही बुरा वक्त है इसलिए जो भी चीन के अंदर हो जी। रहा है उसका उसका असर चीन और यूएस के बीच में जो अभी बेसिकली शांति का माहौल है उस पे पड़ेगा और साउथ ईस्ट एशिया में अफ्रीका में साउथ अमेरिका में जो भी यूएस का इंटरेस्ट है जो भी चीन का इंटरेस्ट है वो बेसिकली उनके बीच में ऐसा मुकाबला होगा कि ये जो भी अब शांति देखने को मिल रहे हैं ये बिगड़ जाएगा इसलिए यूएस जो भी कैलकुलेशन अभी कर रहा है एशिया को लेके पाकिस्तान चीन ये सारे देशों को लेके ये सारा बिगड़ जाएगा कुछ ही महीनों में ये सारा बिगड़ जाएगा और रही बात भारत और यूएस के बीच ये नेचुरल पार्टनर्स है दोनों डेमोक्रेसीज हैं दोनों सेकुलर डेमोक्रेसीज हैं
दोनों बहुत ही बड़े सुपर पावर्स हैं इकोनॉमिकली, और दोनों के पास मिलिट्री पावर है। इसलिए दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, और ये यूएस में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो भी यूएस के स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक्स हैं, वो ये सारी बातें जानते हैं। और जो भी यूएस और भारत के बीच में प्रोग्रेस हुआ है, ये पॉलिटिक्स के दिस इज आउटसाइड पॉलिटिक्स। ओबामा ने किया था, ट्रम्प ने किया था, बाइडेन ने किया था, और अब ट्रम्प का दूसरा टर्म है। इसलिए ये जो भी ट्रम्प अभी कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट से हो रहा है, और ये बिगड़ जाएगा। सो इसलिए मैं ये वरी नहीं करूंगा कि यूएस और भारत के बीच में जो भी टेंशन का माहौल है वो ऐसे ही बिगड़ता जाएगा, और दोनों देश ऐसे बनेंगे कि जैसे चीन और भारत थे, सॉरी, जी, या चीन और भारत थे। ऐसा नहीं जी। होगा। तो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के लिए 2026 किस तरह का साल रहने वाला है? क्योंकि कई सारे प्रोविंसेस में हमने देखा है कि वहाँ पर आज़ादी को लेकर कैलिफ़ोर्निया की हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो फ़ॉरेन पॉलिसी और ट्रेड और ये सब रहा है, कई सारी चीज़ें वहाँ पर इतनी अनप्रेडिक्टेबल रही। तो ओवरऑल किस तरह का 2026 रहने वाला है फॉर अमेरिका? अगर आपका डेस्टिनी ऐसा है कि आपको स्लोली बेसिकली गिरना है, आप ऐसे अग्रराज्य हैं कि जो कोई देश आपका बराबर का नहीं है, मगर आपका ऐसा वक्त आया है कि आपको गिरना पड़ेगा, तब बेसिकली आप अपने आप को शूट करेंगे, बेसिकली लाइक वी से इन इंग्लिश, शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। सो भा यूएस अपने आप को बेसिकली हट करते रहेगा इस साल में। आपने बात की थी कैलिफोर्निया के इंडिपेंडेंस की, वो जस्ट टॉक है, कुछ नहीं होगा। यूएस बेसिकली कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यूएस टूट जाएगा, मगर ये अभी-अभी होने वाला नहीं है। 2030 में कुछ भी हो सकता है, मगर 2030 तक तो यूएस बेसिकली मिलके रहेगा। मगर टेंशन्स रहेंगे कैलिफोर्निया और यूएस फेडरल गवर्नमेंट के बीच में कुछ टेंशन्स रहेंगे। और जो भी ट्रम्प इम्पल्सिवली जो भी करते हैं, वो ऐसा ही होता रहेगा, और जो भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सेंटिमेंट है यूएस में, वो बढ़ता जाएगा। आने वाले साल ही नहीं, आने वाले कई साल तक यूएस में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता रहेगा। मगर जो भी H1B के खिलाफ ट्रम्प कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में कुछ रिलीफ मिलेगा, जो बेसिकली कुछ कुछ कदम पीछे ले लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो करना, अपने मेगा बेस को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किया है। मगर जो भी उनके डोनर्स हैं, जो भी हाईटेक कंपनीज़ हैं, उन्हें फुल्ली पिस ऑफ करना नहीं चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी था, वो ट्राई करेंगे, मगर बेसिकली शायद कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, और तब ट्रम्प नहीं फाइट करेंगे। मगर अंत में ऐसा होगा कि ये जो 100 के का फ़ी है, ये जो H1B को बेसिकली ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान है, वो फेल हो जाएगा। शायद ट्रम्प जी के मुँह से या कोर्ट्स के मुँह से कुछ और दोनों मिलके इसे बिगड़ जाएगा, और ट्रम्प से फाइट नहीं करेंगे, मगर अपने बेस को कह सकते हैं कि मैंने कोशिश की, मेरी मेरी गलती नहीं है। सो इसलिए H1B को लेके जो टेक कंपनीज़ हैं, उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा, मगर इन जनरल एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता जाएगा। और यूएस का इकॉनमी जो है वो स्टॉक मार्केट अच्छा रह सकता है, मगर जो भी नॉर्मल लोग हैं, जो भी ग्रोसरीज खरीदते हैं, उनका बेसिकली उनका दाम बढ़ता जाएगा, और लोगों को ऐसा लगेगा कि कंट्री करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, और एवरीथिंग इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल। सो इसलिए लोगों में असंतृप्ति बहुत ही बढ़ता जाएगा आने वाले साल में। और इसको लेके इमिग्रेंट्स को बेसिकली स्केपगोट बनाने की कोशिश जो मैगा कर रहे हैं, वो कामयाब रहेगा। इसलिए इमिग्रेंट्स को वॉचफुल रहना पड़ेगा यूएस में। मगर मगर अ, और एक बात है, राजनैतिक दौर से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल यूएस की राजनीति में बहुत ही बदलाव लाएगा। ये बहुत ही अर्थक्वेक्स लाएँगे, बहुत ही भूकंप होंगे भारत यूएस के राजनीति में आने वाले साल में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। मैं बाद में केयरफुली देख के कुछ प्रेडिक्शंस रखूँगा, मगर अब ये कह सकता हूँ कि कुछ राजनैतिक भूकंप आने वाला है यूएस के राजनीति में आने वाले साल में। और ट्रम्प जी के लिए जो ट्रबल अभी स्लोली
वो जो इलेक्शंस रहे नवंबर में, उसके बाद जो ट्रबल्स उनके लिए पैदा हुए वो बढ़ते जाएंगे। ट्रम्प ट्रम्प जी बहुत सारे ट्रबल्स में फैल सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपना पद अपने अपना जो अध्यक्ष का पद है वो भी लूज कर सकते हैं, मगर शायद ये 2027 में होगा, 2026 में नहीं। मगर उसके इनिशियल डेवलपमेंट्स 2026 में देखने को मिलेंगे। और फाइनली जी, नवंबर 2026 में एक और इलेक्शन होगा। ये एक बड़ा इलेक्शन है, इसमें सारा कांग्रेस नया जी, चुना जाएगा और सेनेट के वन थर्ड सीट्स फ्रेशली चुने जाएंगे और कुछ गवर्नर सीट्स चुने जाएंगे कुछ कुछ राज्यों में। ये इलेक्शन बहुत ही बुरा होगा रिपब्लिकन्स के लिए। डेमोक्रेट्स जो पिछले नवंबर में अच्छा किए थे वो और अच्छा करेंगे, क्योंकि इकॉनमी स्ट्रगल करता जाएगा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है और लोगों के मन में ऐसी भावना बढ़ती जाएगी कि ट्रम्प कुछ नहीं कर रहा है, ये वो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हुँ, डेमोक्रेट्स अच्छा करेंगे, उनका उनके कब्जे में हाउस आ जाएगा और ट्रम्प जी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी में कुछ विप्लव शुरू होगा आने वाले साल में। इसलिए ट्रम्प जी के अंत का बीज जो है वो 2026 में देखने को मिलेगा। जी। अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो उनके लिए और यूरोप तीनों को मिलाकर किस तरह का आने वाला समय रहने वाला है? यूरोप के लिए बहुत ही बुरा साल है। यूरोप बहुत ही स्ट्रगल करेगा। यूरोप में जो इमिग्रेशन के खिलाफ जो मूवमेंट्स अभी खड़े खड़े किए जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत मजबूत बनेंगे आने वाले साल में। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट विल ग्रो और यूरोप के बहुत सारे बड़े इकानमी स्ट्रगल करेंगे। और शायद एक लिंक है इकानमी स्ट्रगल करने का और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ने का, शायद थोड़ा लिंक है। और नेटिविटी को लेके जो पार्टियां और जो मूवमेंट्स है यूरोप में वो और मजबूत बन जाएंगे। इसलिए जो यूयू का एक होने का ये जो भावना है उस पे असर पड़ेगा। यूरोप के लिए ये बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का वक्त है आने वाले साल। और रही बात चीन की, मैंने पिछले बताया कि चीन के लिए बहुत बुरा वक्त है। देश के अंदर कुछ विप्लव हो सकते हैं, देश के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं और लोगों में बेसिकली ऐसी भावना आ सकती है कि देश बेसिकली बुरे डायरेक्शन में जा रहा है, बुरी दिशा में जा रहा है और इकॉनमी बहुत ही स्ट्रगल करेगा। और ऑफ कोर्स बाहर के देशों को देखने के लिए वो अच्छा नैरेटिव पैदा कर सकते हैं, मगर जो भी लोग देश के अंदर हैं वो देख सकते हैं कि देश नीचे जा रहा है, देश स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए चीन में माहौल बहुत खराब रहेगा। और रही बात रूस की, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले स्प्रिंग में लेट फरवरी मार्च अप्रैल टाइम फ्रेम में कुछ यूक्रेन के साथ शांति शांति का कुछ समझौता बन सकता है, कुछ पीस ट्रीटी साइन हो सकता है। इसलिए रूस में और रूस के इकॉनमी पे जो सैंक्शंस हैं वो बेसिकली कुछ सैंक्शंस लिफ्ट हो सकते हैं आने वाले साल में। इन जनरल रूस के लिए ये डिसेंट टाइम है कंपेयर टू चीन। ओके। तो ये कह सकते हैं कि जो आने वाला समय रहेगा 2026 का, तो उसमें जो पीस टॉक्स और टेरिटरीज़ हैं, उनके लिए फ़ेवरेबल है, ये कह सकते हैं मैं ओवरऑल। बिल्कुल यूक्रेन अगर बात रही ओनली यूक्रेन फॉर और रूस यूक्रेन। की, तब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ शांति बन सकता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अराउंड स्प्रिंग टाइम फ्रेम। मगर रही बात सारी दुनिया की, तो हर एक पीस ट्रीटी वो जो बनता है एक नया वार खुलता है। इसलिए इन जनरल दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये शांति का वक्त है। ये ऐसा वक्त है जब छोटे-छोटे युद्ध शुरू होंगे यहाँ-वहाँ और जो महायुद्ध आने वाले सालों में होगा, उसके बीज बेसिकली मजबूत बनते जाएँगे आने वाले साल में। इसलिए ये शांति का समय नहीं है, मगर यूक्रेन और रूस के बीच में शांति का चांस है। और रही बात इज़राइल के पीस डील की, इज़राइल और हमास गाज़ा के बीच में कुछ पीस ट्रीटी बना था।
मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में वो टूट सकता है और इज़राइल फिर से सिर्फ़ गाज़ा से नहीं मगर कुछ और देश जो उनके आस-पास हैं, उनसे कुछ लड़ाइयों में कुछ लड़ाइयों में बेसिकली इज़राइल बिज़ी रह सकता है। इसलिए ये मिडल ईस्ट में टेंशन का टाइम है, मिडल ईस्ट में युद्ध का टाइम है और थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे युद्ध यहाँ-वहाँ देखने को मिलेंगे। मगर सिर्फ़ यूक्रेन के बारे में कह सकता हूँ कि शांति आ सकती है। जी। और अगर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हम माने 2026 में कुछ स्टेबलाइज़ेशन हम आते हुए देखेंगे, किस तरह का? क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एक मेजर डाउनफॉल आ सकता है। सेकंड हाफ ऑफ 2025 और 2026 ये 1 एंड हाफ ईयर पीरियड ये बहुत ही डेंजरस है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ये ऐसा ऐसा बुरा वक़्त है जैसे 1929 1930 था। अगर आप हुँ, ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो तब माहौल बहुत ख़राब था। उस तरह का वक़्त है ये लेट 2025 एंड अर्ली 2026 मगर एस्ट्रोलॉजिकली ये कहता हूँ मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेकंड हुँ, हाफ ऑफ 2025 वाज़न्ट दैट बैड इसलिए हुँ, मैं प्रे करता हूँ कि जो भी मैं देख रहा हूँ, वो शायद नहीं होगा, शायद मैं पेसिमिस्टिक हूँ, शायद इकोनॉमी ठीक रहेगा मगर एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2026 में इकोनॉमी पे बहुत बुरा बुरा असर पड़ेगा और बहुत बहुत सारा डिस्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। इन जनरल जो भी 2020 के बाद कोविड-19 के बाद हुआ है, वो एक अच्छी स्टेबिलिटी अभी नहीं आ पाई। जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई, उसे समहाउ और द अदर पीपल आर जस्ट प्रॉपिंग इट अप। मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ डेस्टिन्ड टू जस्ट कोलैप्स क्योंकि ये फंडामेंटल्स वीक हैं और लोग इसे प्रॉप करके खड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये कोलैप्स हो जाएगा। ये 2026 में हो सकता है, मगर लेट अस प्रे दैट इट्स नॉट एज़ बैड एज़ आई एम थिंकिंग। हुँ। ओके और हम देखते हैं कि कई सारे जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर बड़ी एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं और कई सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी हमें नज़र आती हैं उस पर। तो अगर हम ग्रहों की दशा और गति की बात करें तो जैसे एआई है, डिफेंस टेक है, स्पेस और एनर्जी इन सेक्टर्स में किस तरह का आगे रहने वाला है? क्योंकि अभी तो ये सेक्टर्स बूमिंग नज़र आ रहे हैं। आने वाले में कैसा रहने वाला है वर्ष के अंदर? इन जनरल 2020 का जो शनि और गुरु के संयोग का हुँ, चक्र बनाया गया था 2020 में ये आने वाले 20 सालों में जो होता है इंसानियत के साथ उसे दिखाता है और उस चक्र में जो सिद्धांत से चक्र है D24 चार्ट जो टेक्नोलॉजी लर्निंग नॉलेज उसे दिखाता है उस चक्र में गुरु शनि कुंभ में थे और बुध भी उनके साथ था सो इस गुरु शनि युति चक्र में इसलिए बुध जो है वो इंटेलेक्ट का टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है इसलिए उस सिद्धांत चक्र को देख के मुझे ऐसा लगता है उसे हम एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सूर्य जी को लग्न बना के विश्व चक्र को देख रहा हूँ सो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भी ये गुरु बुध शनि का कॉम्बिनेशन है द्वितीय भाव में हुँ, सिद्धांत चक्र में 2020 से लेके 20 साल का जो वक़्त है, ये ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा वक़्त रहेगा जब टेक्नोलॉजी बहुत सारा अकॉम्प्लिश करेगा। सो जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, जो एआई है या और भी इवॉल्व हो सकता है, जो हम आज एआई को देख रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, अगर आप सर्च इंजन टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे, सो हुँ, मेरे हिसाब से अगर आप 1990s को रिमेंबर करते हैं, तो तब इनिशियली इन्फोसिक, लाइकोस, एक्साइट ये सारे सर्च इंजन्स थे पॉपुलर लोग उन पे सर्च करते थे और बाद में याहू आया नया टेक्नोलॉजी के साथ सारे सर्च इंजन्स बेसिकली पीछे रह गए और याहू वाज द डिफॉल्ट सर्च इंजन और बाद में गूगल आया तब सर्च का सिनोनिमस हो गया गूगल अनफॉर्चुनेटली मैंने याहू वो भी ज़माना नहीं देखा, मैं गूगल के ज़माने की हूँ। मैंने वो 3 ज़माने देखे थे इन्फोसिक, हुँ, लाइकॉस, अल्टा विस्टा दैट ज़माना और याहू का ज़माना और गूगल का ज़माना। उस तरह अगर एआई को हम सर्च इंजन टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे, तो अभी हम एक्साइट और लाइकोस एंड इन्फोसिक के ज़माने में हैं। आने वाले 10-20 सालों में 10-15 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि
दूसरा फ़ेज़ जो याहू का इक्विवेलेंट है वो आएगा और तीसरा फ़ेज़ जो गूगल का है वो आएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है ये बढ़ता जाएगा और ये बेसिकली इसमें बहुत सारा एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इन जनरल टेक्निकली फ्रॉम टेक्नोलॉजी के हिसाब से आने वाले 15 साल दुनिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे वक़्त हैं। मगर ये एक बात ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ये दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो नहीं होगा। दुनिया के प्रॉब्लम्स वैसे ही रहेंगे। शायद टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स को कंपाउंड करेगा। ये इनको उनको उनको बेसिकली हल्का नहीं बनाएगा मगर जी, उनको कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो जो जो भी युद्ध की बात मैं कर रहा हूँ 2030 में वो डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व करता रहेगा और युद्ध की बात युद्ध। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध को देखेंगे तो उसी वक़्त टेक्नोलॉजी में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ था। अगर क्वांटम मैकेनिक्स को देखेंगे या न्यूक्लियर फिज़िक्स को देखेंगे, बहुत सारा एडवांसमेंट आया मगर युद्ध भी रहा। उसी तरह दुनिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा 2040 तक, मगर ये युद्ध तो होगा और शायद ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट युद्ध में कंट्रीब्यूट भी करेगा। जी। अंत में भारत के लिए एक सवाल 2026 अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछेंगे तो भारत के लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो क्या होगा और क्यों? ये बहुत ही नाजुक साल है भारत के लिए। ये ऐसा साल है जब भारत को डिस्टेबलाइज़ करके भारत का जो नया नया न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस जो है, भारत का जो अपने आप पे जो गुरूर है, जो पिछले 10-20 सालों से डेवलप हो रहा है, ये इसको कुचल जाने के लिए और जो भी इस कॉन्फ्रेंस को बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं को हटा के कुछ ऐसे नेताओं को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी जो जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं मगर यूएस, चीन उनके इंटरेस्ट से काम करेंगे। ऐसा कोशिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और भारत के नए कॉन्फ्रेंस को कुचलने की कोशिश जारी रहेगी। मगर भारत के स्टार्स मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये प्रयत्न असफल रहेगा और भारत बेसिकली अंत तक जाएगा। वो कुचल जाने के षड्यंत्र में अंत तक जाएगा मगर समहाउ और द अदर निकल जाएगा और डेंजर से निकल के बेसिकली आगे के रास्ते पर जाता रहेगा। इसलिए on the whole, a very tense time, especially next 7-8 months, very tense time भारत के लिए। बहुत ही होशियार रहना चाहिए, बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि भगवान का आशीर्वाद भारत के साथ रहेगा और जब भी भारत फँस जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, समहाउ निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। ये ऐसा लगता है कि क्रिकेट का एक एनालॉजी दे दूँ, तो भारत बेसिकली पहले जो देश ने बैटिंग की थी, उन्होंने 350 रन्स बनाए थे वनडे मैच में और भारत बेसिकली ऐसा लगेगा कि भारत 6 विकेट खो जाता है 30 या 40 रन्स पे और ऐसा लगता है कि भारत हार जाने वाला है, मगर समहाउ और द अदर भारत विल पुल आउट अ विक्ट्री। ये ऐसा ऐसा साल है भारत के लिए। कहेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर भारत के लिए रहने वाला है और टेस्टिंग टाइम कह सकते हैं कि वो इंडिया के लिए रहेगा। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ऐसे अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने इतने सारे क्वेश्चन्स के जवाब दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।